वेलकम टू द प्रयागराज इंस्टीट्यूट। आज हम लोग बात करेंगे करंट अफेयर की महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में। यह वीडियो 1 जनवरी से लेकर 30 जून तक की जो इम्पोर्टेंट समसामयिक घटनाएं हैं, उन सारी समसामयिक घटनाओं को जो है इसमें संकलित करने की कोशिश की गई है। ठीक है, तो यह वीडियो आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए प्रारंभ करते हैं इस वीडियो को। इस वीडियो में सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे गणतंत्र दिवस के बारे में। ठीक है, क्योंकि जैसा कि हम लोग जानते हैं कि 2024 को जो गणतंत्र दिवस मनाया गया वह 75वां गणतंत्र दिवस था। ठीक है, तो जैसा कि हम जानते हैं कि स्वतंत्रता दिवस हर साल 15 अगस्त को मनाते हैं और गणतंत्र दिवस मतलब कि रिपब्लिक डे हर साल 26 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक, तो 26 जनवरी 2024 हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। इंपॉर्टेंट किस लिए था? क्योंकि हम 75वीं गणतंत्र दिवस जो है वो मना रहे थे। ठीक है, तो इस गणतंत्र दिवस की क्या खासियत थी उसको देखेंगे। ठीक, तो देखिए, हर गणतंत्र दिवस पे जो है किसी ना किसी चीफ गेस्ट को बुलाया जाता है। तो इस बार के जो चीफ गेस्ट थे वो क्या थे, मतलब उनका नाम क्या था, ये हम जानेंगे। ठीक है, तो इस क्रम में जो मुख्य अतिथि जिनको बुलाया गया था वो वो थे फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन। क्या? इमैनुअल मैक्रोन, इनका नाम याद रखिएगा। ये जो है ये प्रेसिडेंट ऑफ फ्रांस हैं। उनको जो है चीफ गेस्ट के रूप में आमंत्रित किया गया था। ठीक है, अब जब भी जो है गणतंत्र दिवस मनाया जाता है तो राज्यों के और मंत्रालयों की जो झांकियां होती हैं उनको उनको जो है फर्स्ट सेकंड थर्ड रैंक इस तरह से देकर जो है सम्मानित किया जाता है। ठीक है, तो कभी कभी इस तरह से भी प्रश्न पूछा जाता है कि इस बार जो गणतंत्र दिवस था उसमें किस प्रदेश की झांकी जो है वो प्रथम स्थान प्राप्त की। तो उसी क्रम में राज्य और केंद्र शासित प्रदेश की श्रेणी में जो सर्वश्रेष्ठ झांकी थी वह उड़ीसा राज्य की थी। किस राज्य की? उड़ीसा राज्य की थी। और इस झांकी की जो विषय थी, मतलब जो थीम था, वह यह था कि विकसित भारत में महिला सशक्तिकरण। ठीक है, क्या? विकसित भारत में महिला सशक्तिकरण यह थीम थी। अब जैसा कि मैंने बताया कि हर साल जो गणतंत्र दिवस मनाया जाता है उसमें प्रदेश या केंद्र शासित प्रदेश में जो है किसकी झांकी पहले दूसरे तीसरे स्थान पर रही, इस तरीके से जो है अवार्ड दिया जाता है। तो उसी क्रम में जो है मंत्रालयों की भी झांकियां जो है निकाली जाती हैं और उनको भी जो है प्रथम द्वितीय और तृतीय रैंक जो है वो दिया जाता है। ठीक है, तो इस क्रम में हम लोग याद करेंगे वह कौन सा मंत्रालय था, ठीक, जिसको जो है वो प्रथम रैंक या फर्स्ट पोजीशन प्राप्त हुई थी। ठीक है, तो मंत्रालय या विभाग श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ जो झांकी थी, ठीक है, वह संस्कृति मंत्रालय की थी। ठीक, किस मंत्रालय की? संस्कृति मंत्रालय की। और इस मंत्रालय की जो झांकी की जो थीम रखी गई थी वह था भारत लोकतंत्र की जननी। क्या? भारत लोकतंत्र की जननी। तो ये जो है हमारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन थी भारत के 75वें गणतंत्र दिवस के बारे में। अब हम बात करेंगे अगले करंट अफेयर की जो घटना है उसके बारे में। अब देखिए, 2024 में जो पद्म पुरस्कार वितरित किए गए वो काफी इंपॉर्टेंट है और यह संभावना व्यक्त की जा रही है कि जो आने वाले एग्जाम है पद्म पुरस्कारों से जो है एक आध क्वेश्चन जो आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। ठीक, तो 2024 में जो पद्म पुरस्कार की जो बात की गई है उसको देखते हैं। देखिए, इसकी घोषणा जो है प्रतिवर्ष जो है गणतंत्र दिवस पे जो की जाती है। ठीक, और जैसा कि मैंने बताया कि गणतंत्र दिवस हर साल हम लोग 26 जनवरी को मनाते हैं। तो इसी क्रम में जो है इस बार जो है पद्म पुरस्कारों की घोषणा की गई और पद्म पुरस्कार जो है 1954, क्या 1954 में जो है वो भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में से एक है। ठीक है, देखिए, भारत के सर्वोच्च जो नागरिक सम्मान है उनमें से एक है, लेकिन पद्म पुरस्कार भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान नहीं है। ठीक है, भारत का जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान है वो है भारत रत्न। ठीक है, उसकी भी जिक्र करेंगे। तो पहले हम लोग पद्म पुरस्कार की जो है बात कर लेते हैं। देखिए, अब अगर आपसे पूछा जाए कि पद्म पुरस्कार जो है वो किन श्रेणियों में दिया जाता है, ठीक, क्या कैटेगरी होती है, तो ये पुरस्कार जो है 3 श्रेणियों में दिए जाते हैं। ठीक है, तो पहली जो श्रेणी होती है वो पद्म विभूषण, जो कि भारत का जो है वो दूसरे नंबर का जो है वो सबसे बड़ा नागरिक सम्मान है। ठीक है, तो पद्म विभूषण दूसरा हो गया पद्म भूषण और तीसरा है पद्म श्री। ठीक है, तो पद्म विभूषण जो है असाधारण और विशिष्ट सेवा के लिए दिया जाता है। क्या? असाधारण और विशिष्ट सेवा के लिए पद्म विभूषण देते हैं। पद्म भूषण उच्च क्रम की विशिष्ट सेवा के लिए दिया जाता है। पद्मश्री जो है वो प्रतिष्ठित सेवा के लिए दिया जाता है। ठीक,
तो जो पद्म पुरस्कार हैं उनकी 3 श्रेणियां हैं। कौन? पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री। अब ये पुरस्कार जो है किन किन क्षेत्रों के लोगों को दिया जाता है ये भी समझिए। तो ये पुरस्कार कला, सामाजिक कार्यकर्ता या सामाजिक कार्य के लिए, सामाजिक मामले, विज्ञान और इंजीनियरिंग से संबंध रखने वाले जो व्यक्ति विशेष हैं उनको, व्यापार एवं उद्योग, ठीक है, चिकित्सा, साहित्य तथा शिक्षा, खेल, सिविल सेवा मतलब जो सिविल सर्वेंट्स हैं उनको। तो इन डिफरेंट ये जो भिन्न भिन्न जो क्षेत्र हैं उन भिन्न भिन्न क्षेत्रों के जो लोग हैं जिन्होंने विशिष्ट काम किए हैं, ठीक है, असाधारण या विशिष्ट सेवा दी हो, उच्च क्रम की विशिष्ट सेवा दी हो या प्रतिष्ठित सेवा दी हो, तो इन क्षेत्रों से आने वाले व्यक्तियों को जो है वो पद्म अवार्ड जो है वो दिए जाते हैं, ठीक है। और कितनी कैटेगरी में दिए जाते हैं? ये 3 कैटेगरी में दिए जाते हैं, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री। अब हम लोग बात करेंगे कि जो पद्म पुरस्कार 2024 है उसमें किन किन व्यक्तियों को जो है या किस श्रेणी में कितने पुरस्कार वितरित किए गए, ठीक है। तो वर्ष 2024 की सूची में 5 पद्म विभूषण, ये जो नंबर है बिल्कुल रट के रखे, ठीक है। 5 पद्म विभूषण, 17 पद्म भूषण और 110 पद्मश्री, ठीक। तो टोटल कितने हो गए? 5 पद्म विभूषण, 17 जो है वो पद्म भूषण और 110 जो है वह पद्मश्री। तो टोटल 132 पद्म पुरस्कार जो है वितरित किए गए, ठीक है। तो ये नंबर भी आपको याद रखना है। तो ये तो याद रखना ही है कि कितने लोगों को पद्म विभूषण दिया गया, कितने लोगों को पद्म भूषण दिया गया और कितने लोगों को जो है पद्मश्री दिया गया, ठीक है। इस सूची में विदेशी एनआरआई, पीआईओ, ओसीआई श्रेणी के 8, ये जो है 8 है, ठीक, मैं यहां पे लिख देता हूं, 8 व्यक्तियों तथा 9 जो है ऐसे व्यक्तियों को दिया जो मरणों उपरांत जो है वो पुरस्कार विजेता थे, ठीक है। मतलब समझिए, देखिए, जो विदेशी एनआरआई, पीआईओ, ओसीआई श्रेणी के 8 व्यक्तियों को दिया गया और मरणों उपरांत मतलब कि जिनकी मृत्यु हो चुकी है ऐसे 9 व्यक्तियों को जो है पद्म पुरस्कार वितरित किए गए, ठीक है। अब हम एक एक पुरस्कार के बारे में बात करेंगे। तो पहले जो हम लोग डील करेंगे पद्म विभूषण के बारे में, ठीक है। तो जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि पद्म विभूषण जो है वो 5 लोगों को दिया गया। तो 5 व्यक्ति कौन है उनको जानना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो पद्म विभूषण 2024 में बैजंती माला जो कि एक एक्ट्रेस हैं, ठीक, उनको दिया गया। श्री कोनिदेला चिरंजीवी, ठीक है, जिनको आप शॉर्ट फॉर्म में जो है वो चिरंजीवी के नाम से जानते हैं, ठीक, जो रामचरण के पिताजी भी हैं, ठीक। तो चिरंजीवी एक्टर हैं साउथ के, इनको दिया गया। श्री एम वेंकैया नायडू, ये हमारे उपराष्ट्रपति भी रह चुके हैं, श्री एम वेंकैया नायडू, इनको जो है पद्म विभूषण दिया गया। बिंदेश्वर पाठक, ठीक है, बिंदेश्वर पाठक सामाजिक कार्यकर्ता थे, इनको दिया गया। और श्रीमती पद्मा सुब्रमण्यम, इनको जो है पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। तो ये जो 5 व्यक्ति हैं, बैजंती माला, श्री कोनिदेला चिरंजीवी, श्री एम वेंकैया नायडू, बिंदेश्वर पाठक और श्रीमती पद्मा सुब्रमण्यम, तो ये 5 व्यक्तियों का नाम जो है एकदम रट के रखिए, ठीक। अब चलते हैं पद्म भूषण, ठीक है। तो पद्म भूषण जो है वो 17 व्यक्तियों को दिया गया है। तो वो 17 व्यक्ति कौन कौन है उनको देखते हैं। देखिए, सुश्री एम फातिमा बीवी, ठीक है, उनको मरणोपरांत दिया गया है। और फातिमा बीवी, ये याद रखिएगा, सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज थी, ठीक है। इनकी हाल ही में जो है मृत्यु हुई है, ठीक, और इनको जो है पद्म भूषण दिया गया है। तो सुश्री एम फातिमा बीवी, ठीक। सत्यव्रत मुखर्जी, इनको भी मरणोपरांत दिया गया। तेजल मधुसूदन, श्री तोगदान रिनपोछे, इनको भी मरणोपरांत दिया गया। श्री प्यारेलाल शर्मा, श्री विजयकांत, इनको भी जो मरणोपरांत। श्री कुंदन व्यास, श्री सीताराम जिंदल, अश्वनी बालचंद मेहता, और इस साइड में श्री मिथुन चक्रवर्ती, जानते हैं कि मिथुन चक्रवर्ती जो है वो एक्टर हैं, ठीक, बॉलीवुड एक्टर हैं, इनको भी जो है पद्म भूषण दिया गया है, ठीक है। तो इनका नाम जो है याद रखिएगा। श्री राम नाइक, ओलांचेरी राजगोपालन, श्री दत्तात्रेय अंबादास, श्री चंद्रेश्वर प्रसाद ठाकुर, सुश्री उषा उत्थुप, ठीक है, उषा उत्थुप जो है वो गायिका हैं, इनको जो है पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। श्री होमरसिजी एम एन कामा,
श्री अंग लियू। तो ये जो 17 व्यक्ति हैं, इन 17 व्यक्तियों को जो है पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। ठीक, अगला, अब हम लोग बात करेंगे भारत रत्न की। ठीक है, तो जैसा कि मैंने बताया कि अगर आपसे पूछे कि भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान क्या है, तो वह है भारत रत्न। तो भारत रत्न काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो अब भारत रत्न के बारे में जानते हैं। तो भारत रत्न सम्मान 2024 की क्या खासियत थी उसको देखते हैं, और उससे पहले हम थोड़ी सी इंफॉर्मेशन लेंगे भारत रत्न के बारे में। ठीक, इसकी शुरुआत कब होती है, तो इसकी शुरुआत जो है पद्म पुरस्कारों के साथ ही होती है। ठीक, तो पुरस्कार देने की शुरुआत जो है 1954 में हुई थी, और 1955 से मरणोपरांत भी दिया जाता है। ठीक, मतलब कि ऐसे व्यक्ति जिनकी मृत्यु हो चुकी है उनको भी जो है वो भारत रत्न दिया जा सकता है। ठीक है, तो ये पॉइंट भी याद रखिएगा। अगर आपसे पूछा जाए कि वह कौन से प्रथम व्यक्ति थे जिनको भारत रत्न से नवाजा गया था, तो वो है जो साइंटिस्ट डॉक्टर सीवी रमन। ठीक है, डॉक्टर सीवी रमन, और इनको जो है 1930 में, ध्यान दीजिएगा, 1930 में रमन इफेक्ट के लिए, ठीक है, इनको जो है नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। ठीक है, तो आजादी के पहले भारत के केवल दो ही व्यक्ति थे, एक रवीना टैगोर जिनको साहित्य में 1913 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, और 1930 में सीवी रमन, डॉक्टर सीवी रमन को जो है इस सम्मान से सम्मानित किया गया था। ठीक है, तो दो ही व्यक्ति थे आजादी से पहले, 1947 से पहले, जिनको जो है नोबेल पुरस्कार मिला था। ठीक है, तो याद रखिएगा प्रथम व्यक्ति कौन, वैज्ञानिक सीवी रमन, जिनको जो है भारत रत्न भी मिला है, और 1930 में उनको नोबेल पुरस्कार भी मिल चुका था। ठीक है, भारत रत्न के संबंध में दिशा निर्देशों के अनुसार एक वर्ष में अधिकतम 3 व्यक्ति, ध्यान दीजिएगा, 3 व्यक्तियों को इस प्रकार से सम्मानित किया जा सकता है। ठीक है, ये पहले की गाइडलाइंस थी, लेकिन आज की डेट में जो है ये चेंज हो चुका है। ठीक है, तो पहले शुरू में जो है मैक्सिमम कितने व्यक्तियों को दिया जाता था, 3 व्यक्तियों को। ठीक है, लेकिन ये जो नियम जो है वो सबसे पहले 1999 में टूट गया। कब टूट गया, 1999 में। ठीक है, वर्ष 2024 में पुनः एक बार फिर इस नियम को तोड़ा गया, और 5 हस्तियों को, ठीक है, मैक्सिमम जो है कितनों लोगों को देना था, 3 व्यक्तियों को, लेकिन इस बार 2024 में 5 व्यक्तियों को जो है भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। ठीक है, तो ये 5 व्यक्ति जो है काफी इंपॉर्टेंट है, और हर एक व्यक्ति के बारे में जो है हम जो भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है वो जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि अब तक कितने व्यक्तियों को, ठीक है, अब तक कितने व्यक्तियों को भारत रत्न दिया गया है, याद रखिएगा इनकी संख्या है 53। तो अब तक 53 व्यक्तियों को भारत रत्न से नवाजा जा चुका है। ठीक, अब अगली स्लाइड में हम लोग बात करेंगे वे जो 5 व्यक्ति हैं जिनको दिया गया है भारत रत्न, उनके बारे में। ठीक, लेकिन उसके साथ में पहले हम लोग देखेंगे कि भारत रत्न ये जो पुरस्कार है उसमें किसको क्या मिलता है। ठीक है, तो यह सम्मान पाने वाले जो व्यक्ति हैं उनको एक मेडल, ध्यान दीजिएगा, एक मेडल और राष्ट्रपति के हस्ताक्षर युक्त एक सर्टिफिकेट दिया जाता है। ठीक है, और मेडल कैसा दिखता है आप लोग इसमें जो है वो देख सकते हैं, ये जो है वो मेडल का स्वरूप रहेगा। ठीक, और ये जो आकृति दिख रही है यह जो है वो पीपल के पत्ते का आकार है। ठीक है, तो इस तरीके की जो है वो आपको जो है आकृति दिखेगी किसकी, भारत रत्न की। ठीक है, तो इस मेडल में तांबे के बने पीपल के पत्ते पर प्लेटिनम का चमकता सूर्य, ये जो देखिए सन, ठीक, तो प्लेटिनम का चमकता सूर्य बना हुआ होता है, और पत्ते का किनारा भी प्लेटिनम का बना होता है। ठीक है, तो पत्ते का किनारा ये, ठीक है, ये देख सकते हैं आप लोग, तो ये जो किनारा है ये भी जो है वो प्लेटिनम का बना हुआ, और ये जो बीच में ये जो सूर्य दिखाई पड़ा वो भी प्लेटिनम का बना हुआ होता है। ठीक है, मेडल के नीचे चांदी से हिंदी में भारत रत्न लिखा होता है। ठीक, यहाँ पे अगर आप लोग देखेंगे तो ये भारत रत्न लिखा है। ठीक, तो भारत रत्न किससे लिखा हुआ है, चांदी से, सिल्वर से। ठीक, अब मेडल के पीछे की बात करें, मतलब कि ये दूसरा साइड है, इसको मैं थोड़ा इधर कर देता हूं, ये मेडल का जो है वो दूसरा साइड है, तो इसको देखिए आप लोग, तो इस चीज को अगर आप देखेंगे उसका जो बैक साइड, तो यहाँ पे पीछे की तरफ जो है ये जो है वो अशोक स्तंभ दिखाई पड़ रहा है, और उसके ठीक नीचे हिंदी में सत्यमेव जयते लिखा हुआ मिलेगा आपको, क्या, सत्यमेव जयते। ठीक, तो ये तो हो गया मेडल के बारे में। अब प्रश्न आता है कि क्या भारत रत्न जो पाते हैं, जिनको भारत रत्न मिलता है, क्या उनको कोई धनराशि भी मिलती है, ठीक है, पैसे मिलते हैं, जी नहीं।
तो धनराशि जो है नहीं दी जाती है। जिनको भी भारत रत्न मिलता है उनको किसी भी जो है अमाउंट की जो है धनराशि पैसा नहीं मिलता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखिएगा। अब हम बात करेंगे ये जो 5 व्यक्ति हैं जिनको इस 2024 में भारत रत्न से नवाजा गया है, उन सबके बारे में डिटेल में, ठीक है। और डिटेल का मतलब ये है कि जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपके एग्जाम के लिए जो है हो सकती है, उसी को जो है इसमें समाहित किया गया है, ठीक है। तो सबसे पहले जो है हम लोग डील करते हैं पीवी नरसिम्हा राव को। इनको जो है भारत रत्न दिया गया है 2024 में। देखिए 1971 से 1973 तक आंध्र प्रदेश के कहाँ के आंध्र प्रदेश के चौथे मुख्यमंत्री रहे। 1991 से 1996 तक भारत के 9वें प्रधानमंत्री रहे, ठीक। तो ये जो पॉइंट है आपको तो एकदम रट के रखना है, ठीक है। भले इस पॉइंट को भूल जाइए, लेकिन वो भारत के किस नंबर के जो प्रधानमंत्री थे, तो 9वें नंबर के प्रधानमंत्री थे। अच्छा, आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत, ठीक, आर्थिक उदारीकरण याद कीजिए 1991 में एलपीजी का कॉन्सेप्ट आया था। क्या? एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, ठीक है। तो लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन का जो कॉन्सेप्ट है वह है पीवी नरसिम्हा राव के टाइम का, ठीक है। और उन्हीं के समय काल में जब वो प्रधानमंत्री थे तो 73वां और 74वां जो है संविधान संशोधन हुआ था। और जैसा कि हम जानते हैं कि जो 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है वो पंचायती राज से है, ठीक है। और 74वां जो है वो नगर पालिका से है, ठीक। तो ये दोनों जो संविधान संशोधन थे वो काफी इंपॉर्टेंट थे। किसके लिए? लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के लिए, ठीक है। तो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को जो है संवैधानिक दर्जा जो मिलता है वो 73वें और 74वें संविधान संशोधन से मिलता है, ठीक है। और ये किसके टाइम पीरियड में होता है? पीवी नरसिम्हा राव के टाइम पीरियड में होता है, ठीक है। वही इस टाइम पीरियड में क्या थे? प्रधानमंत्री थे, ठीक है। और ये जो संविधान संशोधन है वो 1992 के हैं, ठीक है, 1992। नेक्स्ट, लाल कृष्ण आडवाणी, ठीक है। दूसरे व्यक्ति कौन है? लाल कृष्ण आडवाणी, जिनको जो है भारत रत्न से नवाजा गया है इस वर्ष। तो देखिए 1942 में आरएसएस से जुड़े, ठीक। 1980 में स्थापित भाजपा के संस्थापक सदस्यों में से एक। तो आज की डेट में जो भाजपा है, भारतीय जनता पार्टी, जो कि विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, ठीक, भारत की नहीं, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, उसके संस्थापक सदस्यों में से वो एक है। कौन? लाल कृष्ण आडवाणी। इनकी आत्मकथा, ठीक है, आत्मकथा, इनकी जो आत्मकथा है ये बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो कभी कभी आपके एग्जाम में जो है पुस्तक और उसके लेखक का भी नाम पूछा जाता है। तो इनकी जो ऑटोबायोग्राफी है इसका नाम है माई कंट्री माई लाइफ। क्या? माई कंट्री माई लाइफ। तो एकदम रट के रखिए, ये आना जो है एग्जाम में तय है, ठीक है। तो माई कंट्री माई लाइफ। 2002 से 2004 तक भारत के 7वें उप प्रधानमंत्री के रूप में, ठीक है। और 1998 से 2004 तक भारत के गृह मंत्री, ठीक है, गृह मंत्री रहे। इसका मतलब कि लाल कृष्ण आडवाणी भारत के उप प्रधानमंत्री और भारत के गृह मंत्री का पद जो है वो ग्रहण कर चुके हैं, ठीक। अब आपसे प्रश्न ये बनता है कि ये जो टाइम पीरियड है जिसमें ये उप प्रधानमंत्री थे और भारत के गृह मंत्री थे, उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे, ठीक है। तो इस प्रश्न का उत्तर जो है आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। अब तीसरे व्यक्ति जो हैं जिनको भारत रत्न से नवाजा गया वो हैं चौधरी चरण सिंह, ठीक है, चौधरी चरण सिंह, ठीक है। तो चौधरी चरण सिंह के बारे में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको देख लेते हैं, ठीक। तो देखिए इनके जयंती पर 23 दिसंबर को राष्ट्रीय किसान दिवस जो है हर साल मनाया जाता है। तो 23 दिसंबर हर साल राष्ट्रीय किसान दिवस के रूप में मनाया जाता है, ठीक। 1967-68 और 1970 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, ठीक है। तो ये भी जो है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का पदभार ग्रहण कर चुके हैं। कब? 1967-68 से 1970 में। 1979 1979-80 तक भारत के 5वें प्रधानमंत्री रहे। क्या? 5वें प्रधानमंत्री रहे। तो पीवी नरसिम्हा राव 9वें प्रधानमंत्री थे और ये चौधरी चरण सिंह जो है वो 5वें प्रधानमंत्री थे। तो ये चीज भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इनके समाधि स्थल को किसान घाट के रूप में जाना जाता है, ठीक है। ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि किसकी समाधि को किसान घाट के
नाम से जानते हैं तो ये है चौधरी चरण सिंह। इसके साथ ये भी याद रखना है कि इनके जन्म जयंती पर 23 दिसंबर को हर साल राष्ट्रीय किसान दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, तो 23 दिसंबर को हर साल राष्ट्रीय किसान दिवस के रूप में मनाया जाता है। और यह जो जयंती है किसकी है? चौधरी चरण सिंह की। अगले व्यक्ति हैं भारत रत्न जिनको मिला, ये है एम एस स्वामीनाथन। ठीक है, तो एम एस स्वामीनाथन एक एग्रीकल्चर साइंटिस्ट थे, कृषि वैज्ञानिक, और इनको भारत में हरित क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है। ठीक है, तो अगर आपसे कोई पूछे कि भारत में हरित क्रांति का जनक कौन है या फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन कौन है, तो क्या बताएंगे? एम एस स्वामीनाथन। ठीक है, अब पांचवें जो व्यक्ति है जिनको भारत रत्न मिला वो है कर्पूरी ठाकुर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इनकी 100वीं जयंती पर इनको भारत रत्न से नवाजा गया। ठीक है, और इनको जो भारत रत्न मिला मरणोपरांत मिला है। ठीक, और एक चीज और याद रखिएगा, ये बिहार के 11वें मुख्यमंत्री थे और बिहार के ये 2 बार मुख्यमंत्री का पदभार ग्रहण कर चुके थे। ठीक है, इसके साथ में इनको जो है बिहार का जननायक भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये बिहार के पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री थे। भारत में पहली बार अन्य पिछड़ा वर्ग मतलब कि ओबीसी को आरक्षण देने की बात इन्होंने ही उठाई थी। ठीक है, अदर बैकवर्ड क्लास के लिए, ओबीसी के लिए। अ, हमारे इंस्टीट्यूट के द्वारा, द प्रयागराज इंस्टीट्यूट के द्वारा जो है आरओ एआरओ के लिए स्पेशल बैच जो है वो चल रहा है। इस बैच को आप गूगल प्ले स्टोर से द प्रयागराज इंस्टीट्यूट ऐप को जो है डाउनलोड कीजिए और उस ऐप के माध्यम से आप इस क्लास को जो है ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक, इस क्लास में आपको रिकॉर्डेड और लाइव लेक्चर मिलेंगे, साथ में 25 टॉपिक वाइज और फुल लेंथ टेस्ट भी आपको दिया जाएगा। ठीक है, तो 22 दिसंबर को जो एग्जाम होने जा रहा है आरओ एआरओ का, उसके संदर्भ में ये जो कोर्स चलाया जा रहा है। इसके साथ में आपको फ्री करंट अफेयर प्रोवाइड कराया जाएगा और जो आपको लेक्चर या लाइव लेक्चर होंगे चाहे रिकॉर्डेड लेक्चर होंगे, उसकी जो पीडीएफ होगी, जो नोट्स होगा, वो भी आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। ठीक है, और इसके लिए जो रजिस्ट्रेशन फी रखी गई है मात्र 1499 रुपये रखी गई है। कितना? 1499। और इस कोर्स से रिलेटेड कोई भी आपको इंफॉर्मेशन चाहिए तो यहाँ पे जो है व्हाट्सअप नंबर दिए गए हैं, कॉलिंग नंबर दिए गए हैं, आप यहाँ पे कांटेक्ट करके जो है एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। ठीक है, तो एक व्हाट्सअप नंबर है 6394369822। ठीक, दूसरा है 7999325258। ठीक, तो ये कोर्स जो भी ज्वाइन करना चाहते हैं वो जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं। आगे चलते हैं। अब देखिए, अभी हम लोगों ने बात किया पद्म पुरस्कार की, भारत रत्न की। अब जो इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन है इस वर्ष जो रहेगी, आगे जो भी एग्जाम आएंगे, वह लोकसभा चुनाव। ठीक है, तो लोकसभा चुनाव जो है इस वर्ष में हुआ है, तो वहां से जो भी इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन है जो हो सकती है उसको जो है इस स्लाइड में रखा गया है, जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। ठीक है, तो चलिए इसको डील करते हैं। लोकसभा चुनाव 2024। ठीक है, तो लोकसभा चुनाव 2024 का जो ये जो चुनाव था वह 18वां लोकसभा चुनाव था। कौन सा? 18वां। तो ये जो नंबर है याद रखिएगा। चुनाव का आयोजन जो है वो 7 चरणों में हुआ था। तो कितने चरणों में ये चुनाव कंप्लीट हुआ था? तो 7 चरणों में। चुनाव आयोग की जो इस बार की टैग लाइन थी वो थी चुनाव का पर्व देश का गर्व। फिर से देखिए, चुनाव का पर्व देश का गर्व। और चुनाव आयोग का राष्ट्रीय आइकॉन जो है वो सचिन तेंदुलकर को बनाया गया था। क्या? जो नेशनल आइकॉन थे वो सचिन तेंदुलकर थे। और जो इलेक्शन कमीशन है उसके जो युवा आइकॉन थे वो जो है आयुष्मान खुराना को बनाया गया था। ठीक है, चुनाव आयोग का जो दिव्यांग आइकॉन थे, आइकॉन थे क्या, आइकॉन थी, ये हैं शीतल देवी। इनको जो है चुनाव आयोग का दिव्यांग आइकन बनाया गया था। चुनाव आयोग द्वारा जारी जो ऐप थे, ठीक है, एप्लीकेशन ऐप, वो भी जो है काफी इंपॉर्टेंट है। और जिस तरीके से एग्जाम अब हो रहे हैं उसमें जो है एप्लीकेशन और ऐप से संबंधित जो है वो क्वेश्चन जो है वो बार बार पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो चूंकि जो लोकसभा चुनाव है उसको कराने की जिम्मेदारी जो है चुनाव आयोग की थी, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की थी। ठीक, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा जो जारी ऐप हैं उनको जानना भी काफी जरूरी है। तो कौन से ऐप? VHA, सिविगिल, ठीक है, और केवाईसी, ये तीनों का नाम याद रखिएगा। VHA, सिविगिल और केवाईसी। तो ये 3 ऐप जो है चुनाव आयोग के द्वारा जारी किए गए थे। चुनाव आयोग द्वारा जारी
जो पोर्टल था उसका नाम था सुविधा। क्या नाम था? सुविधा। तो जो सुविधा पोर्टल है वो काफी इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रखिएगा। तो चुनाव आयोग द्वारा जारी पोर्टल का क्या नाम था? सुविधा। वर्तमान में लोकसभा सीटों की जो संख्या थी वो 545 थी, लेकिन इलेक्शन कितने पे हुआ? 543 सीटों पे, ठीक है। जिसमें से राज्यों में 524 सीटें थी और यूनियन टेरिटरी जो केंद्र शासित प्रदेश थे उनमें जो संख्या थी सीटों की 19 थी, ठीक। तो टोटल लोकसभा में 543 सीटों पे चुनाव हुआ, ठीक है, जिसमें से राज्य में 524 और केंद्र शासित प्रदेशों में 19 सीटें थी। पूर्ण बहुमत के लिए 272 सीटों की आवश्यकता थी और रजिस्टर्ड मतदाताओं की कुल संख्या बहुत इंपॉर्टेंट है। ये डेटा पूछा भी जा सकता है, क्योंकि जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसमें जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं राजीव कुमार, उनके द्वारा इस बात पे जो है वो काफी जोर दिया गया था, ठीक है। तो 96.8 करोड़, कितना? 96.8 करोड़ जो है वो रजिस्टर्ड मतदाताओं की कुल संख्या थी। पुरुष और महिला मतदाताओं की संख्या का क्रम जो था 49.7 करोड़, मतलब कि 49.7 करोड़ जो है पुरुष थे मतदाता और 47.1 करोड़ जो है वो महिला मतदाताओं की संख्या थी, ठीक। अब तो ये जो संख्या थी वो थी जो रजिस्टर्ड वोटर्स थे, ठीक। लेकिन कितने परसेंट लोगों ने जो वोट दिया, कितने लोगों ने जो वोट दिया, इसको देखते हैं, ठीक है। तो चुनाव में भाग लेने वाले मतदाताओं की जो संख्या थी वह 64.2 करोड़ थी, ठीक है। तो देखिए मतदाताओं की जो कुल संख्या थी वो 96.8 करोड़ थी, ठीक है। लेकिन कितने लोगों ने वोटिंग किया, मतदान किया? उनकी संख्या है 64.2 करोड़, ठीक। तो अगर इसको प्रतिशत में पूछा जाएगा तो कुल कितना प्रतिशत मतदान हुआ? तो 65.79%, ठीक है। 65.79% कुल मतदान हुआ, ठीक है। 18वीं लोकसभा में चुनकर आए पार्टियों की कुल संख्या 41 थी, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि टोटल कितनी पार्टियां जो हैं वो चुनकर आए थे, या ये कहा जाए कितनी पार्टियों से मेंबर जो है वो इलेक्ट होकर आए थे, चुनकर आए थे। तो ये संख्या है 41। अगला पॉइंट, 18वीं लोकसभा में चुनी गई महिला सांसदों की संख्या, ठीक है, ये है 74। क्या? 543 में मात्र 74 महिलाएं ही जो है वो चुनकर आई हैं 18वीं लोकसभा में, जो कि बहुत ही कम है, ठीक है। पहली बार चुनकर आए सांसदों की संख्या 280 थी, ठीक। तो मतलब कि 543 में 280 सांसद ऐसे थे जो पहली बार लोकसभा चुनाव जीतकर आए थे, ठीक है। सर्वाधिक मतदान प्रतिशत जो है वो लक्षद्वीप में हुआ था, 84%। तो 84% जो है लक्षद्वीप में, और सबसे कम मतदान जो है वो बिहार में हुआ था, मात्र 56%। कितना? 56%। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण किए 9 जून 2024, ठीक है। तो ये जो 9 जून ये जो 9 जून की जो डेट है एकदम आपको रट कर रखना है, 9 जून 2024, ठीक है। और जैसा कि आप जानते हैं कि श्री नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री के रूप में लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने वाले व्यक्ति के तौर पर ये दूसरे व्यक्ति हैं भारत के, ठीक है। और पहले व्यक्ति कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद नरेंद्र मोदी जो है वो दूसरे व्यक्ति हैं जिन्होंने लगातार 3 बार भारत के प्रधानमंत्री के रूप में पदभार ग्रहण किया, ठीक है। और इस बार इन्होंने 9 जून 2024 को शपथ ग्रहण किया, ठीक है। शपथ ग्रहण समारोह में कितने देशों के राष्ट्राध्यक्ष शामिल थे? तो 7 देशों के जो राष्ट्राध्यक्ष आए थे। निर्विरोध निर्वाचित सांसद, अगर आपसे पूछा जाए कि जो 18वीं लोकसभा थी उसमें निर्विरोध निर्वाचित सांसद का क्या नाम था? तो मुकेश दलाल। क्या? मुकेश दलाल। ये बीजेपी से थे और इनकी सीट थी सूरत से, ठीक है। तो गुजरात की जो सूरत सीट थी वहां से मुकेश दलाल जो निर्विरोध चुन लिए गए, ठीक। सबसे युवा सांसद, मतलब कि वह सांसद जिसकी एज सबसे कम, तो इनका नाम है पुष्पेंद्र सरोज, ठीक है। पुष्पेंद्र सरोज, ये उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी से थे। तो जो उत्तर प्रदेश में जो कौशाम्बी की सीट है वहां से सबसे युवा सांसद चुन के गए हैं पुष्पेंद्र सरोज। इनकी उम्र मात्र 25 वर्ष है, ठीक है। अब लोकसभा चुनाव में जो 7 चरण हुए थे वह किन किन तारीखों को हुए थे, ये हम लोग देख लेते हैं। पहला चरण जो है वो 19 अप्रैल को,
दूसरा चरण 26 अप्रैल को, तीसरा चरण 7 मई को, चौथा चरण 13 मई को, पांचवा 20 मई को, छठा 25 मई को, और जो अंतिम चरण था वह 1 जून को। ठीक है, 1 जून को जो सातवां और अंतिम चरण था, और रिजल्ट कब आया था? नतीजे आए थे 4 जून 2024 को। राजस्थान के कोटा से लोकसभा सांसद ओम बिरला, इनको आप देख सकते हैं। ठीक है, ओम बिरला को एक बार फिर से मतलब कि दोबारा इनको जो है लोकसभा स्पीकर या लोकसभा अध्यक्ष जो है निर्वाचित कर लिया गया। ठीक है, तो 18वीं लोकसभा के स्पीकर कौन है? ये है ओम बिरला। ठीक है, तो इनके बारे में संक्षिप्त परिचय लेते हैं। ठीक, ये बीजेपी पार्टी से हैं, 61 साल की उम्र है, एजुकेशन लॉ ग्रेजुएट, इनकी जो सीट थी वो कोटा थी। ठीक है, तो आपको ये वाला पॉइंट जो है याद रखना है। ठीक, कोटा सीट, कोटा राजस्थान, वहां से ये सांसद हैं। और खास बात क्या है, 17वीं लोकसभा में लोकसभा अध्यक्ष रह चुके हैं, तो इस बार जो है ये दूसरी बार लोकसभा अध्यक्ष बने हुए हैं। कोटा से लगातार 3 बार से सांसद हैं। ठीक है, तो कोटा से लगातार 3 बार ये सांसद हैं, और कोटा साउथ सीट से 3 बार विधायक भी रहे हैं। ठीक, तो 3 बार जो विधायक भी रह चुके हैं, और अभी जो है 3 बार सांसद। कहां से? कोटा से। कोटा कहां पे है? कोटा है राजस्थान में। ओके, अब क्या हुआ था कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने, जो चुनाव आयोग है भारत का, ठीक है, भारत का चुनाव आयोग जो है, लोकसभा चुनाव के साथ में जो विधानसभा के भी चुनाव हुए थे। ठीक है, तो विधानसभा चुनाव 2024 जो हुए हैं, उनकी खासियत देख लेते हैं। तो 18वीं लोकसभा चुनाव के साथ ही 4 राज्यों, ये 4 राज्य याद रखना है, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश, विधानसभाओं के लिए भी चुनाव संपन्न हुए थे। ठीक है, इन राज्यों के नाम एकदम रट के रखिए। ठीक, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। ठीक, यहाँ पे चुनाव संपन्न हुआ। अब इनमें जो मुख्यमंत्री बने हैं उनका नाम देख लेते हैं। तो अरुणाचल प्रदेश में पेमा खांडू। ठीक है, कौन? पेमा खांडू, जो कि भाजपा से। उड़ीसा, मोहन चरण मांझी, भाजपा से। ठीक है, और एक चीज और याद रखिएगा, भाजपा की सरकार उड़ीसा में पहली बार बनी है। ठीक है, तो मोहन चरण मांझी भाजपा से। सिक्किम में प्रेम सिंह तमांग, जो कि सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा, इस पार्टी से हैं। और आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू। ठीक है, चंद्रबाबू नायडू, जो कि एनडीए, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस के क्या है? ये भागी हैं, और इनकी पार्टी का नाम है टीडीपी। ठीक, टीडीपी, तेलुगु देशम पार्टी। ठीक है, तो तेलुगु देशम पार्टी के ये मुखिया हैं। तो इन मुख्यमंत्रियों का नाम जो है जरूर याद रखिएगा। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश, उड़ीसा, सिक्किम और आंध्र प्रदेश के। अब ये जो न्यूज थी ये भी काफी हाईलाइट थी। ठीक है, न्यूज क्या है? कोझिकोड भारत का पहला यूनेस्को साहित्य शहर घोषित। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए कि भारत का पहला यूनेस्को साहित्य शहर कौन बना है, तो कोझिकोड। ठीक है, कोझिकोड जो है वो केरल में है, जिसका पुराना नाम जो है कालीकट हुआ करता था। तो देखिए, अपनी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के लिए प्रसिद्ध उत्तरी केरल के कोझिकोड को 23 जून 2024 को आधिकारिक रूप से भारत का पहला यूनेस्को साहित्य शहर घोषित किया गया। ठीक है, और ऐतिहासिक रूप में जो कोझिकोड को कालीकट के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, तो पहले उसका पुराना नाम जो होता है वो कालीकट हुआ करता था। जो रायसेना डायलॉग है, यहाँ से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो रायसेना जो डायलॉग है अभी जो 2024 में हुआ है वह 9वां रायसेना डायलॉग था। ठीक है, तो रायसेना डायलॉग जो है वो नई दिल्ली में इसका आयोजन जो है 21 से 23 फरवरी 2024 में किया गया। सम्मेलन का उद्घाटन जो है हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया। मुख्य अतिथि जो है वो किरियाकोस मित्सोटाकिस। ठीक है, किरियाकोस मित्सोटाकिस, जो कि ग्रीस के प्राइम मिनिस्टर है। इनको आप यहाँ पे देख सकते हैं, किरियाकोस मित्सोटाकिस। ठीक है, तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ ये ग्रीस है। ये हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी। ठीक, और इसमें जो कॉन्सेप्ट रखा गया था चतुरांग का रखा गया था। ठीक है, किसका? चतुरांग। तो चतुरांग मतलब इसमें 4 अंग होंगे, 4 चीजों पे बात की जाएगी। तो 4 चीजें क्या थी? कन्फ्लिक्ट, 4C का कॉन्सेप्ट है। किसका? 4C। तो 4C में क्या है? कन्फ्लिक्ट, कॉन्टेस्ट, कोऑपरेट और क्रिएट। इसको हिंदी में क्या बोलेंगे? यहां पे लिखा हुआ है, संघर्ष, कन्फ्लिक्ट मतलब संघर्ष, कॉन्टेस्ट प्रतियोगिता, कोऑपरेट सहयोग,
और क्रिएट मतलब सृजन। ठीक, तो ये इन 4 बातों को चतुरांग में शामिल किया गया है, तो इसको भी याद रखिएगा। तो चतुरांग का जो कॉन्सेप्ट है वो रायसेना डायलॉग में जो है वो उभर के आया, और इसमें जो मुख्य अतिथि थे वो ग्रीस के प्राइम मिनिस्टर क्रियाकोस मित्सोटाकिस हैं। ठीक, और इसका आयोजन जो है 21 से 23 फरवरी 2024 को हुआ। ठीक है, चतुरांग में क्या है? कॉन्फ्लिक्ट, कंटेस्ट, कोऑपरेट और क्रिएट। भारत की सबसे बड़ी जलवायु घड़ी, ठीक है, तो 23 अप्रैल 2024 को वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, ने पृथ्वी दिवस समारोह पर के एक भाग के रूप में रफी मार्ग नई दिल्ली में, ठीक है, तो नई दिल्ली ये इतना याद रखिएगा, CSIR मुख्यालय भवन में भारत की सबसे बड़ी जलवायु घड़ी स्थापित किया है। ठीक है, तो यह जो घड़ी है किसके द्वारा स्थापित किया गया? CSIR के द्वारा। ठीक है, कहां पे? न्यू दिल्ली में। यह जो है शून्य उत्सर्जन हमारी समय सीमा तक पहुंचने के लिए महत्वपूर्ण समय विंडो की गिनती करती है। ठीक है, तो इसका मतलब यह है कि भारत जो है कब जीरो कार्बन इमिशन तक पहुंच जाएगा, शून्य उत्सर्जन तक पहुंच जाएगा, यह जो है वो बताती रहेगी। ठीक है, तो ये जो है ये काफी इंपॉर्टेंट है, तो इसको याद रखिएगा। इसकी स्थापना, इसको जो है स्थापित कहाँ किया गया है? भारत के नई दिल्ली में, और किसके द्वारा? CSIR के द्वारा। ठीक है, कश्मीर में विश्व के सबसे ऊंचे रेलवे पुल पर पूर्ण ट्रेन ट्रायल का सफल परीक्षण किया गया। ठीक है, तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो विश्व के सबसे ऊंचे रेलवे पुल की जो बात की गई वो भारत में की गई, वो कहां पे की गई है? कश्मीर में। ठीक है, ये जो है ये एक तरीके का आर्क ब्रिज है, आप लोग देख सकते हैं, ये इधर से जो वो ट्रेन गुजरेगी, तो इसको देखते हैं इसकी क्या खासियत है। तो 20 जून 2024 को जम्मू कश्मीर में कश्मीर घाटी को शेष भारत से रेल लिंक द्वारा जोड़ने जोड़ने रेलवे ने संगलदान से रियासी तक, क्या? संगलदान से रियासी तक लगभग 86 किलोमीटर के खंड पर मेमू ट्रेन का सफल परीक्षण किया। ठीक है, तो एक मेमू ट्रेन जो है वो गुजारी गई है, इसका सफल परीक्षण किया जा चुका है। ठीक, और यह बक्कल और कौरी के बीच स्थित यह पुल 1.3 किलोमीटर लंबा है। ठीक है, तो इसकी जो लेंथ जो है वो कितना है? 1.3 किलोमीटर। ठीक है, और चिनाब नदी तल से 359 मीटर ऊपर स्थित है। ठीक है, तो ये जो नदी इसमें जो बहेगी वो कौन सी नदी है? चिनाब नदी। तो ये जो चिनाब नदी है इसका भी नाम याद रखिएगा। ठीक है, चिनाब नदी के ऊपर जो है विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे पुल बनाया गया है, उसका जो है वो ट्रायल सफल हो चुका है। ठीक, तो नदी का नाम है चिनाब, और किस राज्य में है ये? जम्मू एंड कश्मीर में। अब हम अटल सेतु के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, तो अटल सेतु जो है भारत का, ठीक है, विश्व का नहीं, भारत का सबसे लंबा समुद्री पुल है। ठीक है, तो भारत का सबसे लंबा समुद्री पुल क्या है? अटल सेतु है। इसकी शुभारंभ पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा की गई है, और 12 जनवरी 2024 को। कब? 12 जनवरी 2024 को। इसकी टोटल लंबाई जो है, देखिए ये जो पुल है इस तरीके से, ये जो पुल जो है वो टोटल इसकी जो लेंथ है ये 22 किलोमीटर की है। ठीक है, कितना? 22 किलोमीटर की। और मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक को सवारी नौहा सेवा अटल सेतु नाम दिया गया है। ठीक है, क्या? मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक को सवारी नौहा सेवा अटल सेतु, पूरा इसका नाम है। ठीक है, और यह दक्षिणी मुंबई से नवी मुंबई को समुद्री मार्ग के माध्यम से जोड़ेगा। ठीक है, तो ये पुल है कहाँ पे? ये है अटल सेतु, कहाँ पे? यह है महाराष्ट्र में। ठीक है, महाराष्ट्र में कहाँ? साउथ मुंबई। तो यह जो है दक्षिण मुंबई से नवी मुंबई को जो है वो समुद्री मार्ग के माध्यम से जोड़ता है। ठीक, अब यहाँ पे जो है कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी गई है, उसको भी आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, इन्फॉर्मेशन क्या है? जैसा कि हमने देखा कि इसका इनॉग्रेशन जो है, उद्घाटन 12 जनवरी 2024 को किया गया। यह जो वो 6 लेन सी लिंक है। ठीक है, इसमें 6 लेन है। ठीक है, और इसमें जो है 70,000 मतलब 70,000 व्हीकल को जो है एकोमोडेट जो है वो डेली जो है गुजरा करेंगे। ठीक है, 15 मीटर इसको जो है सी लेवल से ऊंचाई है, इसकी ऊंचाई जो है सी लेवल से कितना है? 15 मीटर। ठीक है, और टोटल लेंथ इसकी कितनी है? लगभग 22 किलोमीटर की। और इस 22 किलोमीटर में 16.5 किलोमीटर तो पूरा यह समुद्र के ऊपर से, ठीक है, और लैंड पे जो है वो 5.5 किलोमीटर। तो 16.5 और 5.5 को जोड़ गए तो कितना हो जाएगा? 22 किलोमीटर।
तो टोटल लेंथ कितनी है 22 किलोमीटर की, जिसमें से 16.5 किलोमीटर समुद्र के ऊपर से है और 5.5 किलोमीटर जो है वो लैंड के ऊपर से है। ठीक है, इसकी जो टोटल लागत आई है 17,840 करोड़। ठीक, 17,840 करोड़ जो है टोटल कास्ट है इसकी। अब अगली इंफॉर्मेशन को देखते हैं। तो अगली इंफॉर्मेशन ये है कि द प्रयागराज इंस्टीट्यूट के द्वारा जिनको केवल जो है जीएस पढ़ना हो, जीएस से मेरा मतलब है कि भारत का इतिहास, भारतीय संविधान, भारतीय विश्व का भूगोल, भारतीय अर्थव्यवस्था, पर्यावरण, सामान्य विज्ञान, ठीक है, ये सारे जो सब्जेक्ट हैं आपको प्रयागराज इंस्टीट्यूट के द्वारा जो है वो ऑनलाइन ऑनलाइन कराया जा रहा है। इसके लिए मात्र जो फीस रखी गई है 999 रुपये रखी गई है। इसके लिए आपको करना क्या है कि गूगल प्ले स्टोर पे जाना है और वहां पे द प्रयागराज इंस्टीट्यूट ऐप को जो है डाउनलोड करना है। ठीक है, और मात्र 999 के रजिस्ट्रेशन से आप जो है ये पूरे सब्जेक्ट जो है उनका अध्ययन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो कोर्स का जो ड्यूरेशन रहेगा वो लगभग साल भर का रहेगा। तो जिन जिन छात्रों को या छात्राओं को इस कोर्स को परचेज करना है वो जो है वो कर सकते हैं। ठीक है, और इस कोर्स के बारे में अगर आपको डिटेल में इंफॉर्मेशन चाहिए, ये हमारे कॉन्टेक्ट नंबर है, आप यहाँ पे संपर्क सूत्र साध सकते हैं। ठीक है, व्हाट्सएप नंबर है 6394369822। दूसरा व्हाट्सएप नंबर है 7999325258। अब चलते हैं हम अगले पॉइंट की तरफ। ठीक है, ये न्यूज भी जो है काफी हाईलाइट थी, एक पेड़ माँ के नाम अभियान। ठीक है, तो इसकी शुभारंभ जो है पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया और इसकी जो डेट रखी गई थी 5 जून 2024। ठीक है, जैसा कि हम जानते हैं कि हर साल 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। ठीक है, तो जो वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे जो 5 जून है उस दिन जो है पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा एक पेड़ माँ के नाम अभियान की जो है शुरुआत की गई और इसका उद्देश्य क्या है, पर्यावरण संरक्षण। ठीक है, पर्यावरण संरक्षण। अगला प्रश्न, अगला जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तिरुवनंतपुरम जीरो वेस्ट टू लैंडफिल मान्यता प्राप्त करने वाला जो है पहला हवाई अड्डा बन चुका है। ठीक है, तो केरल का जो तिरुवनंतपुरम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है जीरो वेस्ट टू लैंडफिल JWA की मान्यता प्राप्त करने वाला भारत का पहला हवाई अड्डा बन गया है। ठीक है, और हवाई अड्डे में एक अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली है। ठीक है, तो अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली है जो कि ISO 14,001-2015 मानक का पालन करता है। ठीक है, तो कभी कभी ये जो अंक है ना ये पूछा जाता है। ठीक है, तो जब अगर आपसे मैनेजमेंट से पूछा जाए, ठीक है, इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट से, उसके लिए कोड क्या है आईएसओ का, तो ये 14,001-2015। ठीक है, तो इस स्टैंडर्ड को ये फॉलो करता है और भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है जिसको जीरो वेस्ट टू लैंडफिल मान्यता प्राप्त किया है। ठीक है, और ये कौन सा एयरपोर्ट है, ये है तिरुवनंतपुरम का। बिहार का नागी और नकटी पक्षी अभयारण्य जो है रामसर स्थल घोषित किए हैं, चूंकि ये लेटेस्ट हैं और ये जो है वो 82 नंबर के, मतलब कि 82वें जो है वो भारत का रामसर साइट जो है घोषित है। तो जून 2024 में केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने बिहार में स्थित नकटी और नागी पक्षी अभयारण्य को रामसर सम्मेलन के तहत अंतर्राष्ट्रीय महत्व के नवीनतम आर्द्र भूमि के रूप में अधिसूचित किया है। तो ये याद रखिए, ये कहाँ पे है, बिहार में है। ठीक, अगला, श्रीनगर को विश्व शिल्प नगर का दर्जा प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो ये भी जो है काफी इंपॉर्टेंट न्यूज है। तो जून 2024 में WCC वर्ल्ड कल्चर काउंसिल जो है, तो सॉरी वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल, ठीक है, तो विश्व शिल्प परिषद द्वारा श्रीनगर को विश्व शिल्प शहर दर्जा प्रदान किया गया है और यह दर्जा जो है हथकरघा और हस्तशिल्प क्षेत्र को बढ़ावा देने देगा, जिससे कि जम्मू और कश्मीर क्षेत्र में पर्यटन और बुनियादी ढांचे का विकास को लाभ मिलेगा। ठीक है, और इसके पहले भारत के जो जयपुर, मल्लपुरम और मैसूर, ठीक है, इन तीनों शहरों का नाम याद रखिए, क्या है, जयपुर, मल्लपुरम और मैसूर के बाद श्रीनगर यह सम्मान पाने वाला देश का चौथा शहर है। ठीक है, और श्रीनगर को 2021 में शिल्प के लिए यूनेस्को द्वारा क्रिएटिव सिटी के रूप में भी मान्यता दी गई थी। ठीक है, तो 2021 में श्रीनगर को यूनेस्को द्वारा क्रिएटिव सिटी के रूप में भी मान्यता दी गई थी। ठीक है, तो दो चीज याद रखें, विश्व शिल्प नगर, इसके साथ में यूनेस्को द्वारा क्रिएटिव सिटी का भी जो है दर्जा प्राप्त है, किसको, श्रीनगर को।
रामचरितमानस पंचतत्व हृदय लोक लोचन यूनेस्को के विश्व स्मृति रजिस्टर में शामिल है। ठीक है, तो 7-8 मई 2024 को मंगोलिया में के उलान बटोर में आयोजित यूनेस्को की विश्व स्मृति समिति में 20 दस्तावेजी धरोहरों को मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर के रूप में मान्यता दी गई। ठीक है, तो यूनेस्को द्वारा मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर के रूप में मान्यता प्राप्त कुछ कृतियां में सुल्ताना का सपना, रोकेया हुसैन का नारीवादी काल्पनिक उपन्यास, तुलसी द्वारा रचित रामचरितमानस, पंडित विष्णु शर्मा द्वारा रचित पंचतत्व और आनंदवर्धन द्वारा रचित सहृदय लोक लोचन आज को जो है किसमें शामिल किया गया है? विश्व स्मृति रजिस्टर में। भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा सौर उत्पादक देश बन गया है। ठीक है, तो ये भी जो है इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। तो 8 मई 2024 को यूके स्थित अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा विश्लेषण एजेंसी एम्बर ने वैश्विक विद्युत समीक्षा 2024 नामक रिपोर्ट जारी की है और रिपोर्ट के अनुसार भारत वर्ष 2023 में जापान को पीछे छोड़कर विश्व का तीसरा सबसे बड़ा सौर ऊर्जा उत्पादक देश बन गया है। ठीक है, तो वैश्विक रुझान के अनुरूप भारत ने भी वर्ष 2023 में अपनी कुल बिजली उत्पादन का 5.8% सौर ऊर्जा पैदा किया। ठीक है, कितना? 5.8%। 2023 में वैश्विक बिजली उत्पादन में सौर ऊर्जा का योगदान जो है वो 5.5% था। तो कभी कभी परसेंटेज भी पूछा जाता है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। ठीक, भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा सौर उत्पादक देश बना है। तो अगली इंफॉर्मेशन इससे रिलेटेड क्या है वो देखिए। तो भारत ने वर्ष 2023 में सौर ऊर्जा उत्पादन में विश्व की चौथी सर्वाधिक मतलब कि 18 टेरावाट घंटा TWS से अधिक वृद्धि प्राप्त की है। ठीक है, और इस मामले में पहले स्थान पर चीन, दूसरे पे अमेरिका और तीसरे स्थान पे ब्राजील था। ठीक है, तो पहले स्थान पे चीन, दूसरे पे अमेरिका और तीसरे पे ब्राजील। किसमें सबसे ज्यादा वृद्धि वृद्धि ग्रोथ में बात की जा रही है। ठीक है, लेकिन टोटल ओवरऑल प्रोडक्शन की बात की जाए तो भारत जो है आज की डेट में तीसरे स्थान पे। ठीक, तो वैश्विक विद्युत समीक्षा 2024 के अनुसार 2023 में दुनिया के शीर्ष जो 10 सौर उत्पादक देश हैं उसमें चीन, अमेरिका और तीसरे नंबर पे जैसा हमने अभी डिस्कस किया भारत है। उसके बाद जापान, जर्मनी, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, स्पेन, इटली और साउथ कोरिया। ठीक है, तो आप जो है टॉप 3 का नाम याद रखिए, चीन, अमेरिका और भारत। महाराष्ट्र के पहले संविधान पार्क का उद्घाटन। ठीक है, तो महाराष्ट्र में जो है पहले कॉन्स्टिट्यूशनल पार्क की जो है उद्घाटन किया गया है। तो 29 अप्रैल 2024 को महाराष्ट्र के पहले संविधान पार्क का जो है उद्घाटन पुणे में किया गया और इस पार्क को भारतीय सेना और पुनीत बालन ग्रुप द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया। ठीक है, और यह भारतीय संविधान के मूल्यों के प्रति प्रतिबद्धता का प्रतीक है। भारत का पहला संविधान उद्यान जयपुर में स्थापित किया गया था। ठीक है, तो पहला जो है वो जयपुर में स्थापित किया गया था और अभी हाल फिलहाल में महाराष्ट्र में जो है वो भारत का पहला संविधान उद्यान, देखिए ये है गार्डन और ये है पार्क। ठीक है, तो भारत का पहला संविधान उद्यान या गार्डन पूछा जाए तो जो जयपुर में स्थापित किया गया था। अब महाराष्ट्र का पहला संविधान पार्क तो वो और महाराष्ट्र का जो पहले संविधान पार्क की जो बात की जा रही है वो अभी अभी की जा रही है। ठीक है, तो संविधान सभा के द्वारा भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था और 26 जनवरी 1950 से पूर्णतः लागू हुआ था। ठीक, शास्त्रीय भाषा का दर्जा। ठीक है, तो 15 जनवरी 2024 को तेहरान में विदेश मंत्री एस जयशंकर में नई शिक्षा नीति 2020 के तहत फारसी भाषा को 9 शास्त्रीय, ध्यान दीजिएगा, 9 शास्त्रीय भाषाओं में एक के रूप में शामिल करने की घोषणा की है। ध्यान दीजिएगा, अभी जो है क्लासिकल लैंग्वेज की जो बात की जाती है उनकी संख्या अभी जो है वो 6 है। ठीक है, तो जो एक्स्ट्रा जो 3 की बात की जा रही है मतलब कि टोटल 9 हो जाए तो 3 को जो शामिल करने की बात की जा रही है उस 3 में जो है ये जो फारसी है उसको भी शामिल करने की बात कही गई। ठीक है, तो फारसी भाषा एक इंडो यूरोपियन भाषा है, ये भी याद रखिए। कैसी भाषा है? एक इंडो यूरोपियन भाषा है। शास्त्रीय भाषाएं ऐसी भाषाएं होती हैं, अगर आपसे पूछा जाए कि शास्त्रीय भाषाएं क्या होती हैं, क्लासिकल लैंग्वेज क्या होते हैं, तो जिनका कम से कम जो है 1500 से 2000 वर्ष पुराना इतिहास हो और इसका उपयोग साहित्य ग्रंथों में
किया गया, तो उन्हीं को जो हम क्लासिकल लैंग्वेज या साहित्यिक भाषा बोलेंगे। ठीक है, तो वर्ष 2004 में सबसे पहले जो क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा मिला था वो तमिल भाषा को मिला था। किसको? तमिल भाषा को 2004 में। तमिल भाषा के मुख्य रूप से दक्षिणी भारत और श्रीलंका में बोली जाती है, और इसके बाद 2005 में संस्कृत भाषा को, ठीक है, तमिल भाषा के बाद दूसरी क्लासिकल लैंग्वेज 2005 में संस्कृत भाषा को, 2008 में कन्नड़ को और तेलुगु को, 2013 में मलयालम भाषा को और 2014 में उड़िया भाषा। ठीक है, उड़िया भाषा को जो है शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त है। तो इनके वर्ष और किस वर्ष में किस भाषा को मिला था, ये दोनों चीजें जो है आपको याद रखना है। ठीक है, तो ये जो 6 भाषाएं हैं आज की डेट में जो वो शामिल जो है वो क्लासिकल लैंग्वेज हैं, शास्त्रीय भाषाएं हैं। अब इनके अलावा जो 3 हैं उनमें राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार इन शास्त्रीय भाषाओं के अलावा जो 3 भाषाएं हैं, कौन सी? पाली, फारसी और प्राकृत। तीनों का नाम ध्यान से सुनिए, पाली, फारसी और प्राकृत। और तीनों जो हैं पाली, फारसी और प्राकृत अभी जो है वह शास्त्रीय भाषा के रूप में शामिल नहीं की गई है। ठीक है, इनकी बात चल रही है। ठीक है, को भी शामिल शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिए जाने का प्रस्ताव है। ठीक, जिनको जो है RO का बैच ज्वाइन करना है वो जो है हमारे इंस्टीट्यूट द प्रयागराज इंस्टीट्यूट को जो है उसका ऐप जो है वो डाउनलोड करके गूगल प्ले स्टोर से उसको ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें आपको रिकॉर्डेड और लाइव लेक्चर के साथ 25 टॉपिक वाइज एंड फुल लेंथ टेस्ट मिलेंगे, साथ में फ्री करंट अफेयर्स और जो रिकॉर्डेड और लाइव लेक्चर हैं उनकी PDF भी आपको दी जाएगी। ठीक, और इस कोर्स की जो फीस रखी गई है मात्र 1499 रखी गई है। तो मात्र 1499 पे करके आप इस कोर्स में रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। और इस कोर्स से रिलेटेड जो फर्दर इंफॉर्मेशन चाहिए डिटेल में, ये जो हमारे दिए गए कॉन्टेक्ट नंबर है, पहला कॉन्टेक्ट नंबर है 6394369822। ठीक, और दूसरा कॉन्टेक्ट नंबर है 7999325258। ठीक, अब अगला पॉइंट, ठीक है, भारत का पहला ग्राफीन केंद्र। ठीक है, तो ग्राफीन काफी इंपॉर्टेंट है और ग्राफीन की डिस्कवरी के लिए जो है नोबेल पुरस्कार भी फिजिक्स में दिया जा चुका है। ठीक है, तो भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने भारत के पहले ग्राफीन केंद्र की केरल त्रिशूर, ठीक है, ये जगह का नाम याद रखिए, त्रिशूर, केरल त्रिशूर केरल त्रिशूर में स्थापित करने की घोषणा की है। ठीक है, इस परियोजना का अन्य उद्देश्य वैज्ञानिक अनुसंधान के साथ साथ राज्य के औद्योगिक क्षेत्र को भी बढ़ावा देना है। ठीक है, त्रिशूर के डिजिटल यूनिवर्सिटी केरल में स्थापित इस केंद्र पर केंद्र सरकार द्वारा 86.41 करोड़ रुपए के आवंटित किया गया है। ठीक है, और ग्राफीन दुनिया में सबसे पहला पदार्थ है जो एक परमाणु मतलब कि मोनो एटॉमिक परत के रूप में पाया जाता है। ठीक है, जो कार्बन का अपरूप है। ठीक है, तो कार्बन का ये जो है यह अपरूप है, एलोट्रॉप है, और यह जो है विद्युत का अच्छा चालक भी होता है। ठीक है, तो ग्राफीन की विशेषता जान लीजिए, यह जो मोनो एटॉमिक लेयर के इसकी मोटाई होती है और यह कार्बन का एलोट्रॉप है। इसके साथ में यह इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर भी है। और जैसा कि मैंने बताया कि इसकी डिस्कवरी के लिए जो है वह जो है फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार भी दिया जा चुका है। और इसका जो सेंटर जो भारत का जो पहला ग्राफीन सेंटर जो बनाया जा रहा है वो केरल के त्रिशूर में। बस इतनी इंफॉर्मेशन आपको याद रखनी है। भारत का पहला एक्सरे पोलोरीमीटर उपग्रह सफलतापूर्वक लॉन्च है। ठीक है, तो इसरो ने 1 जनवरी 2024 को भारत का अपना पहला एक्सरे पोलोरीमीटर उपग्रह एक्सपोसैट क्या एक्सपोसैट का सफलतापूर्वक जो है प्रक्षेपित किया है। और यह ब्लैक होल जैसी खगोलीय रचनाओं के बारे में कई जानकारियां उपलब्ध कराएगा। ठीक है, तो किसके बारे में जानकारियां प्राप्त मिलेगी इससे? ब्लैक होल के बारे में। ठीक है, तो विश्वसनीय ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण वाहन PSLV C58 द्वारा पहले लॉन्च पैड से उड़ान भरने के बाद प्राथमिक एक्सरे पोलोरीमीटर उपग्रह एक्सपोसैट को पृथ्वी के 650 किलोमीटर निचली कक्षा में स्थापित किया गया है। ठीक है, तो इसको जो है लोअर ऑर्बिट में जो है स्थापित किया गया है, जिसकी हाइट कितनी है? 685 किलोमीटर।
अब हम बात करेंगे स्वच्छ सर्वेक्षण रिपोर्ट 2024 के बारे में। ठीक है, तो यहां से भी प्रश्न आता है, तो इसको देखते हैं। देखिए, सबसे स्वच्छ राज्य का पुरस्कार जो है वो महाराष्ट्र को मिला है। ठीक है, महाराष्ट्र को। ठीक, सबसे प्रदर्शन करने वाले राज्य में महाराष्ट्र पहले स्थान पे, दूसरे स्थान पे मध्य प्रदेश, तीसरे पे छत्तीसगढ़ और 9वें स्थान पे उत्तर प्रदेश है। ठीक है, तो चूंकि आप लोग उत्तर प्रदेश से संबंधित एग्जाम देने जा रहे हैं, तो ये याद रखिएगा कि स्वच्छ सर्वेक्षण 2024 में उत्तर प्रदेश को कौन सी रैंक मिली है, तो 9th नंबर। क्या? 9th नंबर। स्वच्छता कर्मचारियों के लिए चंडीगढ़ को सफाई मित्र सुरक्षित शहर पुरस्कार मिला है। ठीक है, तो सफाई मित्र सुरक्षित शहर पुरस्कार किसको मिला है? पंजाब के चंडीगढ़ को। वाराणसी को सबसे स्वच्छ गंगा शहर का सम्मान मिला है। ठीक है, तो वाराणसी को जो सबसे स्वच्छ गंगा शहर का सम्मान मिला है। कचरा मुक्त शहरी शहरों की स्टार रेटिंग प्रोटोकॉल के तहत नोएडा, किसको? नोएडा, उत्तर प्रदेश को जो है 5 स्टार शहर के रूप में सम्मानित किया गया है। ठीक है, स्वच्छ सर्वेक्षण 2024 के लिए स्वच्छ भारत मिशन के गीत का विमोचन किया गया है, जिसका शीर्षक है नया संकल्प है नया प्रकल्प है। नया संकल्प है नया प्रकल्प है। ठीक है, और इसे आवाज प्रसिद्ध गायक कैलाश खेर ने दिया है। ठीक है, किसने? कैलाश खेर ने दिया है। अब हम लोग बात करेंगे वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2024। ठीक है, तो ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2024, तो 19 जून 2024 को विश्व आर्थिक मंच द्वारा, ठीक है, तो उस संस्था का नाम याद रखा कीजिए आप लोग जो ये रिपोर्ट जारी करती है। ठीक है, तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम या विश्व आर्थिक मंच द्वारा जो है वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2024 जो है रिपोर्ट जारी की गई है। और ऊर्जा संक्रमण वह प्रक्रिया है जिसमें एक देश या समाज पारंपरिक ऊर्जा स्रोत, ठीक है, पारंपरिक ऊर्जा स्रोत में कोयला, पेट्रोलियम से नवाचारी और हरित ऊर्जा स्रोत जैसे कि सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल, जैव ऊर्जा की ओर बढ़ता है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं संक्रमण। ठीक है, तो ओल्ड जो ट्रेडिशन है एनर्जी के, ठीक है, जो ट्रेडिशनल एनर्जी सोर्स है कोयला, पेट्रोलियम, उससे हटके जो नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत हैं जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल ऊर्जा और जैव ऊर्जा, उसकी तरफ मूव करना जो है वो जो है ट्रांजिशन कहलाता है। क्या? ऊर्जा संक्रमण। ठीक, तो 120 देशों के इस सूचकांक में स्वीडन शीर्ष पर है। ठीक है, तो पहला स्थान किसको मिला है? स्वीडन को मिला है। और उसके बाद डेनमार्क, फिनलैंड, स्विट्जरलैंड और फ्रांस है। ठीक है, तो डेनमार्क दूसरे नंबर पर, फिनलैंड तीसरे पे, स्विट्जरलैंड चौथे नंबर पे और फ्रांस जो है वो 5वें नंबर पे। भारत को 63वां स्थान प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो अपना देश जो है वो 63rd, ठीक है, 63वां स्थान जो है भारत को प्राप्त है, जबकि चीन जो है वो 20वें स्थान पर है। तो भारत की रैंक याद रखिएगा 63rd। अब दूसरा जो है वैश्विक शांति सूचकांक 2024 के बारे में बात करते हैं। तो इस सूचकांक को इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस द्वारा 11 जून 2024 को प्रकाशित किया गया था। ठीक है, तो उस संस्था का नाम याद रखिए। कौन सी संस्था? इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस के द्वारा यह रिपोर्ट जारी की गई है। और इस सूचकांक में आइसलैंड पहले स्थान पे दुनिया का सबसे शांतिपूर्ण देश बना हुआ है। ठीक है, शीर्ष देशों में की जो लिस्ट है टॉप 5 में देख लें, आइसलैंड पहले स्थान पे, आयरलैंड दूसरे स्थान पे, तीसरे पे ऑस्ट्रिया है, चौथे पे न्यूजीलैंड और 5वें स्थान पे सिंगापुर है। ठीक, भारत को 116वां स्थान प्राप्त है। ठीक है, तो भारत की रैंक 116, तो 116वां रैंक जो है भारत को प्राप्त है। दुनिया का सबसे कम शांतिपूर्ण देशों में यमन है। ठीक है, यमन जो है सबसे, ये कहा जा सकता है कि सबसे अशांत देश कौन सा है? यमन है। ठीक है, उसके बाद सूडान, दक्षिणी सूडान, अफगानिस्तान और यूक्रेन का स्थान रहा है। ठीक है, पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2024 के बारे में बात करते हैं। तो यह जो सूचकांक है एल सेंटर फॉर एनवायरमेंटल लॉ एंड पॉलिसी और कोलंबिया सेंटर फॉर इंटरनेशनल अर्थ साइंस इंफॉर्मेशन नेटवर्क द्वारा 5 जून 2024 को विश्व के 180 देशों का पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक जो है वो जारी किया गया। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा 5 जून 2024 और 5 जून को हर साल जो है विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। तो उसी की डेट पे जो है 180 देशों का जो पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक है वो जारी किया गया। ठीक है, और जारी करने वाली संस्था कौन से? एल सेंटर फॉर एनवायरमेंटल लॉ एंड पॉलिसी और कोलंबिया सेंटर फॉर इंटरनेशनल अर्थ साइंस इंफॉर्मेशन नेटवर्क द्वारा। ठीक है, सूचकांक में भारत जो है
180 देशों में जो है 176वीं रैंक प्राप्त है, ठीक है, 176। तो 176 रैंक जो है भारत को प्राप्त है, जो कि पाकिस्तान, वियतनाम, लाओस, म्यांमार से केवल ऊपर है, ठीक है। तो इसके पीछे वाले जो देश हैं कौन से? पाकिस्तान है, वियतनाम, लाओस और म्यांमार है, ठीक है। तो भारत की स्थिति जो है पर्यावरण प्रदूषण सूचकांक में बहुत ही खराब है, ठीक है, वो नीचे से चौथे नंबर पे, ठीक है, या ये कहा जाए 176 रैंक है, ठीक। 2022 के सूचकांक में भारत अंतिम स्थान पर था, ठीक, थोड़ी सी प्रोग्रेस किया है इसने, वो भी 176, 176वीं रैंक मिली है, ठीक है। तो शीर्ष देश में कौन है? एस्टोनिया, लग्जमबर्ग, ये बहुत ही छोटे छोटे देश हैं, ठीक, यूरोप के, एस्टोनिया, लग्जमबर्ग, जर्मनी, फिनलैंड, पांचवे पे यूनाइटेड किंगडम, ठीक है। तो ये टॉप 5 देश हैं, भारत 176वीं रैंक पे। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2024 के बारे में बात कर लेते हैं। तो जो वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स है 2024 संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क द्वारा जो है 20 मार्च 2024 को वर्ल्ड हैप्पीनेस डे के अवसर पर विश्व के 143 देशों पर आधारित वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2024 को जारी किया गया, ठीक है। अब ये जो वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स है कौन सी संस्था जारी कर रही है? तो ये जारी कर रही है संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क द्वारा, ठीक है। कब जो जारी किया गया? 20 मार्च को। और 20 मार्च को जैसा कि हम जानते हैं कि हर साल वर्ल्ड हैप्पीनेस डे मनाते हैं, ठीक है। जो टॉप कंट्री थे, फिनलैंड पहले स्थान पे, ठीक है। तो फिनलैंड जो है वो लगभग हर साल ही जो है वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में इस समय जो है लगभग 7 बार से जो है टॉप पे आ रहा है, ठीक है। तो फिनलैंड का नाम जो है हमें लग रहा है कि उसका नाम जो है फनलैंड रख देना चाहिए, ठीक है। तो फिनलैंड, दूसरा डेनमार्क, तीसरा आइसलैंड, चौथा स्वीडन और पांचवा जो है इजराइल, ठीक। इस रिपोर्ट में भारत जो है 126वां स्थान है। कितना? भारत का है 126वां स्थान। इससे पहले 2022 की रिपोर्ट में भारत का स्थान जो है 136वां था, ठीक है। तो 10 पायदान जो है वो ऊपर आया है, ठीक। तो 10 पायदान जो हम रैंक में सुधार हुआ है वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में, ठीक है। एशियाई देशों में अफगानिस्तान जो है खुशहाली के पैमाने पर सबसे निचले स्थान पर, ठीक है। तो जो एशिया में सबसे कम खुशहाल देश है वो कौन सा है? अफगानिस्तान। विश्व सैन्य खर्चा सिपरी विश्व सैन्य खर्चा सिपरी रिपोर्ट 2024 की बात करते हैं, ठीक है। इस रिपोर्ट को स्वीडन स्थित स्टॉकहोम इंटरनेशनल रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है। तो सिपरी का फुल फॉर्म भी याद रखिएगा, स्टॉकहोम इंटरनेशनल रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा जारी किया जाता है। और सैन्य खर्च में शीर्ष देश, ये प्रश्न जो है काफी इंपॉर्टेंट है। तो सबसे ज्यादा खर्चा करने वाले में यूएसए पहले स्थान पे है, चीन दूसरे स्थान पे, रूस तीसरे स्थान पे, भारत चौथे स्थान पे, ठीक है। भारत जो है चौथे स्थान पे है। पांचवें स्थान पे सऊदी अरब है। अच्छा, ये तो जो है शीर्ष सैन्य खर्च वाले देश हो गए, ठीक है। अब शीर्ष हथियार आयातक देश, ठीक है। तो सबसे ज्यादा जो है वो हथियारों का इंपोर्ट कौन से करते हैं, आयात कौन करते हैं? तो उसमें जो है भारत पहले स्थान पे है, सऊदी अरब दूसरे स्थान पे और कतर जो है वो तीसरे स्थान पे है। अब बात कर ले हम लोग क्वाड और स्क्वाड क्या है, ठीक है। तो अगर आपसे क्वाड पूछा जाए तो यह 4 देशों का समूह है, क्या? अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और भारत, ठीक है। एक रणनीतिक संगठन है, स्ट्रेटेजिक जो है वो ऑर्गेनाइजेशन है, जिसकी पहल जो है हिंद प्रशांत महाप्रशांत क्षेत्र, मतलब कि इंडो पैसिफिक जो रीजन है उस क्षेत्र में चीन की आक्रामकता पर अंकुश लगाने के लिए की गई, ठीक है। तो क्वाड में 4 देश अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और भारत है, ठीक है। स्क्वाड में 4 देश कौन से हैं? अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। 3 देश सेम के सेम है। भारत की जगह जो है यहाँ पे फिलीपींस है। क्या है? भारत की जगह पे फिलीपींस है। तो का एक रणनीतिक संगठन है, ठीक है, जिसकी पहल हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन की आक्रामकता पर अंकुश लगाने के लिए किया गया, ठीक है। तो क्वाड और स्क्वाड में जो है सारी बातें कॉमन है, बस अंतर यह है कि क्वाड में जो है उन 4 देशों में भारत है, जबकि स्क्वाड में जो है वो भारत की जगह पे क्या है? फिलीपींस है। और दोनों ग्रुप का जो है दोनों संगठन का उद्देश्य एक ही है, चीन का जो इंडो पैसिफिक रीजन में आक्रामकता बढ़ रही है उस पर अंकुश लगाना है। 21वीं सांग्री ला वार्ता 2024, ठीक है। तो एशिया प्रशांत प्रमुख रक्षा बैठक
सांग्री ला वार्ता एशिया सुरक्षा शिखर सम्मेलन का जो 21वां संस्करण है 31 मई से 2 जून 2024 तक सिंगापुर के सांग्रीला होटल में आयोजित किया गया। तो ये सांग्रीला है कहाँ पे? सिंगापुर में, ठीक है। तो सिंगापुर के सांग्रीला होटल में आयोजित किया गया था और इसमें एशिया प्रशांत क्षेत्रों और दुनिया के अन्य हिस्सों से अधिक प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया था। तो ये जो है वो सांग्रीला आपसे पूछा जा सकता है कि किससे रिलेटेड है, या ये भी पूछा जाता है कि सांग्रीला है कहाँ पे, ठीक है। तो सिंगापुर, ये याद रखिएगा। ओके। जिन लोगों को सामान्य अध्ययन जीएस की क्लासेस जो है करनी है, जिसमें आपको भारत का इतिहास, भारतीय संविधान, भारतीय विश्व का भूगोल, भारतीय अर्थव्यवस्था, पर्यावरण सामान्य अध्ययन, ठीक है, इसकी क्लासेस करनी हो, वो जो है मात्र 999 में इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। इस कोर्स को ज्वाइन करने के लिए आपको जो है द प्रयागराज इंस्टीट्यूट के ऐप को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है, ठीक। और मात्र 999 के रजिस्ट्रेशन फीस से जो है आप इस कोर्स को इनरोल कर सकते हैं, ठीक है। इस कोर्स के बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन आप यहाँ से ले सकते हैं। हमारे कॉन्टैक्ट नंबर है 6394369822। दूसरा कॉन्टैक्ट नंबर है 7999325258, ठीक। अब हम बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के बारे में, ठीक है। तो इसमें जो इसका जो 99वां जो सदस्य बना है वो है स्पेन। 100वां जो सदस्य बना है पराग्वे, ठीक है। तो 99वां जो सदस्य बना है स्पेन और 100वां सदस्य पराग्वे बना है, ठीक है। स्पेन जो है वो यूरोप का देश है और पैराग्वे जो है वो दक्षिण अमेरिका कॉन्टिनेंट का देश है, ठीक है। तो 22 मई 2024 को स्पेन अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन का 99वां सदस्य बन गया और वहीं पे 26 जून 2024 को पैराग्वे अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का जो है 100वां देश बन गया, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन अपने सदस्य देशों में ऊर्जा तक पहुंच लाने, ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने, ऊर्जा परिवर्तन को आगे बढ़ाने के साधन के रूप में सौर ऊर्जा प्रौद्योगिकियों की बढ़ती तैनाती के लिए एक सहयोगी मंच है, ठीक है। और भारत और फ्रांस द्वारा 2015 में पेरिस में आयोजित UNFCCC के 21वीं सम्मेलन के दौरान संयुक्त रूप से इसकी परिकल्पना की गई थी, ठीक। तो अब हम बात करेंगे नाटो के बारे में। जैसा कि हम जानते हैं कि स्वीडन जो है नाटो का 32वां सदस्य बन गया, ठीक। तो आज की डेट में नाटो में टोटल सदस्य देशों की संख्या जो है वो 32 हो गई है। तो यूरोपीय देश स्वीडन भी अब अमेरिका के नेतृत्व वाले सैन्य संगठन नाटो, मतलब कि इसका जो फुल फॉर्म है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, हिंदी में बोलेंगे उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन का सदस्य बन गया है। स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन और अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन, ठीक है। तो इनका नाम भी जो कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। तो अमेरिका के विदेश मंत्री का नाम याद रखिएगा, क्या नाम है? एंटनी ब्लिंकन ने 7 मार्च 2024 को वाशिंगटन में आयोजित एक समारोह में स्वीडन की सदस्यता संबंधी दस्तावेज को विदेशी विभाग में जमा कर दिया, ठीक है। कुल मिला के ये याद रखे कि स्वीडन जो है 32वां देश है नाटो ग्रुप का, ठीक। 19वां गुट निरपेक्ष आंदोलन शिखर सम्मेलन 2024। तो 19वां जो गुट निरपेक्ष आंदोलन है का जो शिखर सम्मेलन है 19 से 20 जनवरी को 2024 के युगांडा की राजधानी कंपाला, ठीक है, में आयोजित किया गया और इसकी थीम थी साझा वैश्विक समृद्धि के लिए सहयोग का गहरा करना, ठीक है। और इसका पहला शिखर सम्मेलन जो है 1961 में बेलग्रेड सर्बिया में आयोजित हुआ था। भारत शुरू से इस समूह का हिस्सा रहा है और 1961 में इसके सदस्य देशों की संख्या 25 थी, ठीक। भारत वर्तमान में इसके सदस्य देशों की संख्या बढ़कर 120 हो गई, ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि वर्तमान में इसमें सदस्य देशों की संख्या कितनी है, तो आप क्या बताएंगे? 120। इसके 18 देश तथा 10 अंतर्राष्ट्रीय संगठन पर्यवेक्षक हैं, ठीक। तो केवल ये याद रखिए वर्तमान में जो है टोटल देशों की संख्या कितनी है नाम में, वो है 120। अब हम बात करेंगे जो कि इंपॉर्टेंट है, वो है ब्रिक्स के बारे में, ठीक है। तो आज की डेट में ब्रिक्स में सदस्य देशों की संख्या है वो है 10, ठीक है। तो वह देश कौन है? 10। तो ब्राजील। अच्छा, पहले जो ब्रिक्स में जो 5 देश हैं जिनके
जिनके जो फर्स्ट लेटर से ये ब्रिक्स बना है उनको जान लेते हैं। एक है ब्राजील, दूसरा रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। ठीक है, तो ब्राजील हो गया, ये हो गया इंडिया, ये हो गया रूस, ये हो गया चीन और साउथ अफ्रीका। ये वो हैं जो ब्रिक्स के जो है वो 5 सदस्य थे। अब जो एक्स्ट्रा जो 5 जो जुड़े हैं वो कौन है? ये यूएई, ईरान, मिस्र, सऊदी अरब चौथा, ये पांचवा इथोपिया। ठीक है, तो अब ये काउंट कीजिए 10 हैं। कौन? ब्राजील, साउथ अफ्रीका, भारत, चीन, रूस, यूएई, ईरान, मिस्र, सऊदी अरब और इथोपिया। ठीक है, यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे अर्जेंटीना। ठीक है, अर्जेंटीना ने भी जो है इच्छा जाहिर की थी, लेकिन अंत मौके पे जो है जब फाइनल सदस्य देश बनना था तो अर्जेंटीना ने जो है अपने हाथ पीछे कर लिए, तो अर्जेंटीना जो है वह नहीं बन पाया। नहीं तो अगर अर्जेंटीना अगर हो जाता तो आज की डेट में ब्रिक्स में सदस्य देशों की संख्या 11 हो जाती। ठीक है, लेकिन आज की डेट में आप लोग क्या याद रखेंगे? ब्रिक्स में सदस्य देशों की संख्या 10 है। ठीक है, तो नए जो 5 सदस्य जुड़े हैं वो कौन से? मिस्र, इथोपिया, ईरान, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात। अगला पॉइंट, ये काफी इंपॉर्टेंट है यार। देखिए 50वां, ठीक है, जो 50वां G7 शिखर सम्मेलन है उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, इसका आयोजन जो है वो 13 से 15 जून, क्या 13 से 15 जून इटली के अपुलिया के फसानो, ठीक है, अपुलिया के फसानो में आयोजित हुआ था। तो कुल मिला के ये याद रखिए इटली में इसका आयोजन हुआ था। ठीक है, 49वां जो सम्मेलन था, मतलब कि इससे पहले वाला, वह 2023 में जापान में हुआ था। आगे मतलब जो नेक्स्ट ईयर जो 91 नंबर का जो सम्मेलन होगा G7, वो होगा कनाडा में। कब होगा? 2025 में। ठीक, तो 2024 में जो 50वां G7 का जो शिखर सम्मेलन था उसकी जो खासियत थी उसको देख लेते हैं। तो जो G7 के जो मेंबर हैं उनको जानिए। ठीक, तो यूएसए जिसके जो प्राइम मिनिस्टर जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था G7 में, जो बिडेन। फ्रांस जिसके जो प्रेसिडेंट है इमैनुअल मैक्रोन। जापान जिसके प्राइम मिनिस्टर फूमियो किसीदा, इन्होंने पार्टिसिपेट किया था। इटली जो कि जॉर्जिया मेलोनी वहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं। और एक और चीज याद रखिएगा, जॉर्जिया मेलोनी जो है इटली की पहली प्रधानमंत्री हैं, महिला प्रधानमंत्री। ठीक है, तो इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री अगर पूछा जाए तो जॉर्जी मेलोनी का नाम बताएगा। ठीक है, जर्मनी भी जो है G7 का सदस्य है। ठीक, तो फेडरल चांसलर ओलाफ स्टोल जो हैं इसके फेडरल चांसलर हैं। इसके साथ यूके के प्राइम मिनिस्टर जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था वो कौन? ऋषि सुनक। ठीक है, तो वर्तमान में जो है इसके यूके के प्राइम मिनिस्टर जो चेंज हो चुके हैं। ठीक, और कनाडा के जो प्राइम मिनिस्टर हैं जस्टिन ट्रूडो, ये जो 7 देश हैं उनका जो है समूह है G7। ठीक है, तो और एक चीज और याद रखिएगा, ये जो 50वां G7 शिखर सम्मेलन था इसमें भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी जो है पार्टिसिपेट किए थे। ठीक है, तो ये याद रखिएगा यह सम्मेलन कहाँ पे इसका आयोजन किया गया था? इटली में किया गया था। नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP28 के बारे में बात कर लेते हैं। तो COP28 का जो शिखर सम्मेलन था इसका आयोजन दुबई में किया गया था। दुबई में किया था, जो कि यूएई का शहर है, संयुक्त अरब अमीरात का। और यह आयोजन जो है 30 नवंबर से 13 दिसंबर 2023 तक चला। और COP28 की जो अध्यक्ष थे वो सुल्तान अहमद अल जाबेर थे। ठीक है, सुल्तान अहमद अल जाबेर। ठीक, अब COP28 तो दुबई में हुआ है, तो COP27 मतलब कि इसके पहले कहाँ हुआ था? तो मिस्र में हुआ था 2022 में। जो COP29 है, मतलब कि अगला जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज को मीटिंग होगी 29 नवंबर की, वो अजरबैजान में होगी, जो कि 2024 में होगी। ठीक है, और इसकी जो थीम रखी गई थी वो ये था, यूनाइट फॉर नेचर। क्या? यूनाइट फॉर नेचर। दुनिया दुनिया के 50 सबसे अमीर शहरों की सूची में कौन कौन से शहर हैं उसको देख लेते हैं। तो दुनिया के 50 शहरों की वेल्थियस्ट सिटीज रिपोर्ट 2024 में डेटा इंटेलिजेंस फर्म न्यू वर्ल्ड हेल्थ के सहयोग से हेनले एंड पार्टनर द्वारा संकलित किया गया, जिसमें मई 2024 में जारी किया गया। ठीक है, और इस रिपोर्ट में दुनिया के सबसे धनी 50 शहरों की सूची दी गई। और
सभी सूची में उन शहरों को शामिल किया गया जिसमें $1 मिलियन या उससे अधिक तरल मतलब लिक्विड इन्वेस्टमेंट योग्य संपत्ति वाले लोग रहते हैं, ठीक है। और शीर्ष अमीर शहर में न्यूयॉर्क शहर, बस ये याद रखें, ये बाकी की इंफॉर्मेशन जो है वो उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक। तो शीर्ष अमीर शहर में न्यूयॉर्क, दूसरे नंबर पे बे एरिया, वो भी जो है यूएसए का ही शहर है, तीसरे नंबर पे टोक्यो जो कि जापान की कैपिटल है, चौथे पे सिंगापुर और पांचवे पे लंदन है, ठीक है। तो पहला सबसे जो वेल्थिएस्ट जो शहर है वो है न्यूयॉर्क, दूसरा बे एरिया यूएसए का शहर है टोक्यो, तीसरे नंबर पर सिंगापुर, चौथे नंबर पे और पांचवें पे लंदन है। विश्व के 10 व्यस्तम हवाई अड्डों की सूची, ठीक है। तो भारत में देख लीजिए, तो 15 अप्रैल 2024 को एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल वर्ल्ड द्वारा जो है जारी दुनिया के 10 सबसे व्यस्त हवाई अड्डों की सूची में नई दिल्ली स्थित जो इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, ठीक है, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को 2023 के लिए 10वीं रैंक प्रदान की गई, ठीक है। और इस सूची में अमेरिका हर्ट्सफील्ड जैक्सन अटलांटा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है शीर्ष पर था, ठीक है। तो इस हवाई अड्डे का नाम आपको याद रखना है, ठीक है। तो अमेरिका का हर्ट्सफील्ड जैक्सन अटलांटा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ठीक है, शीर्ष पर था। और भारत में शीर्ष पे कौन रहा? दिल्ली का इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ठीक है। जबकि दुबई और डलास हवाई अड्डा जो है वो क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पे थे, ठीक है। तो दुबई जो है वो सेकंड नंबर पे और तीसरे स्थान पे डलास था। यूरोपीय संघ ने दुनिया के पहले एआई कानून मंजूरी, ठीक है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे कानून बनाने वाला अगर कोई समूह या संगठन है तो यह है यूरोपियन यूनियन, क्या? यूरोपीय संघ, ठीक है। तो ये जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है, ठीक। तो यूरोपीय संघ ने यूरोपीय संसद में 15 जून 2024 को कृत्रिम बुद्धि मता को विनियमित करने के एक ऐतिहासिक कदम को चिन्हित करते हुए एआई अधिनियम को अंतिम मंजूरी दे दी है, ठीक। तो बस इतना याद रखिए कि यूरोपीय संघ वह पहला संगठन है या ग्रुप है या एसोसिएशन है जिसने एआई पे जो है पहला जो है वो कानून पारित किया है, ठीक। अब हम बात करेंगे जो संयुक्त सैन्य अभ्यास हैं 2024 के, उनके बारे में, ठीक है। तो होपेक्स 2024, इसमें जो भागीदारी देश थे भारत, मिस्र, ठीक है। और यह जो है इसमें जो है भारत और मिस्र की वायुसेना ने पार्टिसिपेट किया था और इसका आयोजन जो है वो मिस्र में हुआ था, ठीक है। 8th जीमैक्स 2024 जो 8वां जीमैक्स सैन्य अभ्यास था इसमें भारत और जापान, ठीक है, भारत और जापान जो है देश शामिल थे और उनकी थल सेना पार्टिसिपेट की थी, ठीक है। और इसका आयोजन स्थल जो है जापान का योकोसुका में था, ठीक। 7th तर्कस अभ्यास जो 7वां तर्कस अभ्यास है 2024, इसमें भागीदार देश भारत अमेरिका, ठीक है, भारत और अमेरिका। और ये जो है इसमें जो है स्थल सेना जो है पार्टिसिपेट की थी, ठीक है। और इसका जो आयोजन स्थल था भारत के कोलकाता में, ठीक है। तो कभी कभी जो है किन देशों की सहयोग वाली जो सेना ने पार्टिसिपेट किया था उसके नाम के साथ साथ में ये पूछा जाता है कि वह कौन सी जगह थी जहां पे ये सैन्य अभ्यास हुआ था, ठीक है। शक्ति अभ्यास 2024, इसका नाम तो जरूर याद रखें। जो शक्ति अभ्यास 2024 है इसके भागीदारी देशों में भारत, फ्रांस, ठीक है, क्या? भारत, फ्रांस। इसमें जो है भारत फ्रांस की थल सेना ने पार्टिसिपेट किया था और इसका आयोजन भारत के मेघालय राज्य के उमरोई में हुआ था। कहाँ? उमरोई में। तो उमरोई कहाँ है? मेघालय में। और वहां पे शक्ति अभ्यास 2024 का आयोजन किया गया था, ठीक है। दोस्ती 16 अभ्यास 2024, भागीदारी देश में भारत और मालदीव, श्रीलंका, भारत, मालदीव, श्रीलंका, ठीक है। तो 3 देश इसमें जो है वो पार्टिसिपेट किए थे और 3 देशों की नौसेना ने पार्टिसिपेट किया था, ठीक है। और इसका स्थल क्या था? हिंद महासागर, ठीक। तो इंडियन ओशन में श्रीलंका, भारत और मालदीव तीनों की जो नेवल फोर्स थी वो जो है पार्टिसिपेट की थी। तो इस एक्सरसाइज का क्या नाम है? दोस्ती 16। अगले जो संयुक्त सैन्य अभ्यास हैं उसमें डस्ट लिंक एक्स 2024, भागीदार देश में भारत, उज्बेकिस्तान की थल सेना ने पार्टिसिपेट किया था और स्थल क्या था? उज्बेकिस्तान। टाइगर ट्रायम्फ अभ्यास 2024, भागीदार देश में भारत और अमेरिका की नौसेना ने जो है वो पार्टिसिपेट किया था और इसमें जो है इसका आयोजन स्थल जो है बंगाल की खाड़ी थी, बे ऑफ बंगाल। अगला है सी डिफेंडर्स अभ्यास 2024, भागीदारी देश में भारत,
अमेरिका की नौसेना ने इसमें पार्टिसिपेट किया था और आयोजन स्थल क्या था? पोर्ट ब्लेयर। ठीक है, पोर्ट ब्लेयर। तो अंडमान निकोबार, अपने देश के अंडमान निकोबार के पोर्ट ब्लेयर में। अभ्यास लामितीये, बहुत इंपॉर्टेंट है लामितीये। भागीदार देश में भारत, सेशेल्स। ठीक है, तो भारत सेशेल की जो थल सेना है उसका ये अभ्यास था, अभ्यास लामितीये, और इसका आयोजन स्थल था सेशेल्स। ठीक है, समुद्र लक्ष्मण अभ्यास, समुद्र लक्ष्मण अभ्यास 2024 भागीदार देश में भारत और मलेशिया, और इसमें भारत और मलेशिया की नौसेना ने पार्टिसिपेट किया था। आयोजन स्थल जो है वो विशाखापट्टनम। और जो संयुक्त सेना अभ्यास है, फिफ्थ धर्म गार्जियन 2024, इसमें भारत जापान की थल सेना ने पार्टिसिपेट किया था और इसका जो आयोजन स्थल था राजस्थान था। ठीक है, इसके साथ सदा तनसिक 2024, इसमें भागीदार देश भारत और सऊदी अरब, इनकी थल सेना ने पार्टिसिपेट किया था। आयोजन स्थल इसका भी जो है राजस्थान। डेजर्ट साइक्लोन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको जो है इंपॉर्टेंट में रखे। डेजर्ट साइक्लोन 2024, इसमें भागीदार देश भारत, यूएई की थल सेना ने जो है इसमें पार्टिसिपेट किया था और राजस्थान, आयोजन स्थल क्या था? राजस्थान। ठीक है, 11th जो खंजर अभ्यास 2024 है, भागीदार देश में भारत, किर्गिस्तान और की जो थल सेना ने उसने जो है वो पार्टिसिपेट किया था और इसका आयोजन जो है हिमाचल प्रदेश के बकलो में, कहा? बकलो में इसका आयोजन किया गया था। ठीक है, 17वां सूर्य किरण अभ्यास 2023, इसमें भागीदारी देश है भारत और नेपाल। ठीक है, तो ये जो है अक्सर एग्जाम में पूछा भी जाता है कि जो अभ्यास सूर्य किरण है वो किन दो देशों के बीच में है? तो भारत और नेपाल के बीच में। ठीक है, तो भारत और नेपाल की जो है थल सेना इसमें पार्टिसिपेट करती है और इसका आयोजन जो है उत्तराखंड में किया गया था। ठीक, जैसा कि हमने पहले भी बताया कि आर का बैच जो है द प्रयागराज इंस्टीट्यूट पे जो है वो लॉन्च हो चुका है और इस बैच को ज्वाइन करने के लिए आप गूगल प्ले स्टोर में द प्रयागराज इंस्टीट्यूट ऐप को डाउनलोड कीजिए और मात्र 1499 रुपये के रजिस्ट्रेशन से जो है आप इस कोर्स में इनरोल हो सकते हैं और इसमें आपको रिकॉर्डेड और लाइव लेक्चर मिलेंगे, साथ में 25 टॉपिक वाइज और फुल लेंथ टेस्ट मिलेंगे, साथ में फ्री करंट अफेयर्स और इसके साथ में स्टडी मटेरियल के जो पीडीएफ हैं वो आपको जो है वो डे टू डे जो है वो आपको दिए जाएंगे। ठीक है, और इस कोर्स से रिलेटेड जो फर्दर इन्फॉर्मेशन चाहिए आप जो है ये जो दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर है वहाँ पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो पहला कॉन्टैक्ट नंबर है 6394369822 और दूसरा कॉन्टैक्ट नंबर है 7999325258। ठीक है, तो ये जो है लिमिटेड ऑफर है, प्लीज इसको जितना जल्दी हो सके आप ज्वाइन करें और इस कोर्स का फायदा उठाएं। ठीक, तो ये जो 1 जनवरी से लेकर 30 जून तक करंट अफेयर की जो कुछ प्रमुख घटनाएं थी उनका जो है संकलन इस वीडियो में किया गया था। अगर कुछ और टॉपिक्स हमको लगता है कि इंपॉर्टेंट हो सकता है तो हम जो है नेक्स्ट वीडियो में, करंट अफेयर के नेक्स्ट वीडियो में उसको संकलित करने की कोशिश करेंगे। इस वीडियो में अगर कहीं पे त्रुटि हो तो प्लीज आप जो है जरूर बताएं कमेंट बॉक्स में, हम उसको सुधारने की कोशिश करेंगे। साथ में इस वीडियो की पूरी पीडीएफ, मतलब ये जो करंट अफेयर की जो पूरी पीडीएफ है, आप हमारे टेलीग्राम चैनल द प्रयागराज इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करके प्राप्त कर सकते हैं। वहां पे ये पीडीएफ जो है वो आपको सेंड कर दी जाएगी। ठीक, तो यह वीडियो आपको कैसा लगा? जैसा भी लगा हो आप अपने सुझाव जो है कमेंट बॉक्स में जरूर दें और आगे हमारे साथ बने रहने के लिए इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।